नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता है, आपकी परीक्षा में आता है, तो आप उस प्रश्न को ठीक कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की संभावनाओं को बढ़ा सके। इस सप्ताह कौन सी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरें रही हैं, सबसे पहले उन पर एक नजर डाल लेते हैं। कौन सी खबरों पर आज हम बात करेंगे? एक खबर है हमारी लायन टेल्ड मैकॉक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण, एक संदर्भ इसका आ जाता है, इस पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही बाल्ड ईगल भी लगातार चर्चा में रहा, क्योंकि अमेरिका का इसे कानूनी रूप से राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है। साथ ही 25 दिसंबर को प्रदूषण के संबंध में जो आंकड़े आए हैं, उसमें दिल्ली को पछाड़ करके भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है बर्नीहाट, जो कि मेघालय में स्थित है। तो इसके मानकों को भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन संदर्भों में हम किसी भी शहर को, किसी स्थान को सबसे प्रदूषित शहर के रूप में घोषित करते हैं। एयर जो क्वालिटी के मानक हैं, वो मानक क्या है? इसके अलावा आप जानते हैं कि वर्ष 2023 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। ये रिपोर्ट बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से आपको इस रिपोर्ट के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो उस बुनियादी जानकारी को भी हासिल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना यह है कि इस नव वर्ष के अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 28 से 31 दिसंबर तक लेकर आ रहा है 50% का डिस्काउंट। आपको सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। कब से कब तक मिलेगा? 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपको ये मिलेगा। इसके अलावा सभी बुक्स और डीएलपी यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर आपको 25% की छूट भी दी जाएगी। इसके लिए आप अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो आपको पीडीएफ फाइल इस प्रोग्राम की प्रदान की जाएगी, उसमें ये लिंक आपको दिया गया है, तो इस लिंक पर जाकर भी आप इस संबंध में यानी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं, यहां पर क्लिक करके भी। तो इस छूट का जरूर लाभ उठाइए और नववर्ष को अच्छी तरह से मनाइए। अब हम अपनी पहली खबर की तरफ लौटते हैं, जो कि लायन टेल्ड मैकॉक से जुड़ी हुई है। लगातार ये चर्चा में रहा है, और चर्चा में रहने का इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो एक रिपोर्ट है। तो उस रिपोर्ट को हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये सामान्य, इसकी एक तस्वीर आप यहां देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि इसके मुंह के चारों तरफ ये बालों का एक गुच्छा है, जिसको हम अयाल के नाम से जानते हैं। और इसकी जो पूंछ है वो शेर की तरह दिखाई देती है, और इसलिए हम इसको लॉयन टेल्ड मकॉक के नाम से जानते हैं। और इसकी जो अवस्थिति है वो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है उसमें ये सामान्य तौर से पाया जाता है। अब देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में, एक पत्रिका में, लगातार एक पत्रिका में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है। और कौन सी पत्रिका में अध्ययन प्रकाशित हुआ? क्लाइमेट कंजर्वेशन में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है, और उसके मुताबिक, उसके अनुसार बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण लॉयन टेल्ड मैकॉक के जो अस्तित्व है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, उस पर लगातार एक खतरा मंडरा रहा है। यानी ये अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्राकृतिक आवासों पर सड़कों और वृक्षारोपण के अतिक्रमण से मानव वन्यजीव संपर्क में वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मानवीय विकास गतिविधियां लगातार वन क्षेत्र में चलने के कारण से और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने से इस प्रकार की स्थिति आ गई है कि मानव के साथ इस जानवर का, इस लॉयन टेल्ड मैकॉक का जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ता चला गया है। इंटरेक्शन उसका बढ़ गया है, और इसके लिए ये अस्तित्व के सबसे बड़े खतरों में शामिल है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त तथा पश्चिमी घाट के स्थानिक यानी एंडेमिक लॉयन टेल्ड मैकॉक इन अंतःक्रियाओं से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसका मतलब यही है कि लगातार जो मानवीय गतिविधियां हैं, चाहे वो मानवीय गतिविधियां इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हैं, और चाहे वो मानवीय गतिविधियां वृक्षारोपण के रूप में हो, इन मानवीय गतिविधियों के कारण लगातार लॉयन टेल्ड मैकॉक का जो प्राकृतिक आवास है वो सिकुड़ता जा रहा है। प्राकृतिक आवास में एक विखंडन की स्थिति हमें देखने को मिलती है, और इसलिए इनका अस्तित्व संकटग्रस्त है। यहाँ पर एक चीज का जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट है, उसमें लायन टेल्ड मैकॉक को संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड दर्जा प्रदान किया गया है। यहां पर ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त शब्द सामान्य तौर से लिखा गया है, इसका टेक्निकल अर्थ नहीं है। क्योंकि अगर आप गंभीर रूप से संकटग्रस्त का टेक्निकल अर्थ निकालेंगे तो वो सीआर यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में आ जाएगा।
यहां पर इसका केवल सामान्य अर्थ निकालिए, क्योंकि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लायन टेल्ड मकाक को संकटग्रस्त का दर्जा प्रदान किया गया है। किस तरह के खतरों से जूझ रहा है जो रिपोर्ट में कहे गए हैं, तो उन खतरों पर एक नजर डाल लेते हैं। जैसे सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित खतरा भी इसके सामने उपस्थित है। आवास विखंडन और मानवीय गतिविधियों से निकटता के कारण इसकी भेद्यता यानी इसकी वल्नरेबिलिटी में वृद्धि हुई है। लगातार इसके आवास सिकुड़ते जा रहे हैं और सिकुड़ने के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। उस गमन के कारण कई बार ये सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं, जिससे इनकी हानि हो जाती है, जिससे इनकी संख्या कम हो रही है। इसके अलावा मनुष्यों की ओर से भी एक आक्रामकता, एक एग्रेसिवनेस देखने को मिलती है। मानव बस्तियों में मैकॉक के आक्रमण के कारण एक संघर्ष में वृद्धि हुई है। इसके अलावा जूनोटिक रोग यानी कई प्रकार के रोग जो फॉरेस्ट में फैलते हैं, जो वनों में फैलते हैं, और आहार संबंधी बीमारियों के कारण भी इनका अस्तित्व खतरे में माना जा रहा है, उससे भी इनकी संख्या कम हो रही है। बढ़ी हुई अंतःक्रियाओं के कारण इनके जोखिम में वृद्धि हो रही है। कुछ व्यावहारिक परिवर्तनों के कारण भी इस तरह की स्थिति देखने को आई है, जैसे प्राकृतिक चारागाह में कमी, मानव द्वारा प्रदान किए गए भोजन पर इनकी निर्भरता बढ़ने की वजह से भी कुछ ऐसे बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिले हैं जो लंबे समय में इनके अस्तित्व पर एक खतरे की स्थिति को प्रकट करते हैं। तो इनके सामने ये प्रमुख खतरे हैं। अब इनके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। जो मैकॉक प्रजाति है उसकी सबसे छोटी प्रजातियों में शामिल है लॉयन टेल्ड मकोक, जिनका वजन 2 से 10 किलोग्राम होता है। शरीर की लंबाई 42 से 61 सेंटीमीटर के बीच होती है और पूंछ की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। उनके चेहरे के ओर एक धूसर अयाल, जिसको हमने अभी बताया था, चेहरे के चारों ओर एक आपको बालों का गुच्छा देखने को मिलेगा, जिसको हम अयाल के नाम से जानते हैं। और वो अयाल किस रंग का है? धूसर रंग का है। घोड़े या शेर की गर्दन के बाल की तरह, जिस प्रकार से आपको घोड़े या शेर का अगर आप मुंह देखेंगे तो उसके चारों ओर बालों का गुच्छा देखने को मिलेगा, इसी तरह से लॉयन टेल्ड मकोक में भी आपको चेहरे के चारों ओर एक बालों का गुच्छा देखने को मिलेगा, जिसके कारण इन्हें दाढ़ी वाले बंदर, बियर्ड एप भी कहा जाता है। इनको वंडरू के रूप में जाने जाना वाला, यानी इनको वंडरू के नाम से भी जाना जाता है। एकांत ये पसंद करते हैं, एकांत रहना पसंद करते हैं, लोनलीनेस ये पसंद करते हैं। केवल 10 से 20 सदस्यों के समूह में अपनी परिचित सीमा के भीतर ही रहना पसंद करते हैं। समूह का जो प्रमुख नर होता है वो मैकॉक अपने क्षेत्र में प्रवेश करते समय अन्य को सचेत करने के लिए मानव जैसी तेज आवाज या वूप्स का उपयोग करते हैं। यानी अगर आपको इनको किसी को भी सचेत करना हो तो एक आवाज निकालते हैं, और वो आवाज किस प्रकार की होती है? वूप्स प्रकार की होती है। अगर हम इनके आवाज की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, शुरुआत में ही हमने देखा था कि पश्चिमी घाट के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के वर्षा वनों के मूल निवासी हैं, और लगभग इनकी संख्या 2500 के आसपास है। अगर इनके संरक्षण के दर्जे को देखें, यानी इनके कंजर्वेशन स्टेटस को देखें, तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इनको कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? एंडेंजर्ड दर्जा प्रदान किया गया है, संकटग्रस्त दर्जा प्रदान किया गया है। इसी के अलावा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के अपेंडिक्स 1 यानी परिशिष्ट 1 में रखा गया है। यानी इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इनका होता है तो इनकी संख्या में कमी आने की संभावना है। इसी प्रकार से भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इनको रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इनको संरक्षण का हाईएस्ट दर्जा प्रदान किया गया है, हाईएस्ट लेवल के संरक्षण के दर्जे में इनको रखा गया है, ताकि इनकी संख्या में कमी को रोका जा सके। तो इसके बारे में हम सामान्य जानकारी हासिल कर चुके। बार्ड ईगल हमारा अगला टॉपिक है, और बार्ड ईगल का लगातार चर्चा में रहने का सबसे बड़ा कारण है कि हाल ही में अमेरिका की जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन, तो उन्होंने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद बार्ड ईगल एक राष्ट्रीय पक्षी कानूनी रूप से अमेरिका का बन गया है। हालांकि इसकी इस स्थिति को प्रतीकात्मक रूप से पहले ही अमेरिका में स्वीकार किया जाता था, लेकिन कानूनी रूप से राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा अब प्रदान किया है। तो जोसेफ बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंत होते होते ये काम किया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कानून पर हस्ताक्षर किए हैं और आधिकारिक तौर पर बार्ड ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। इसका मतलब है कि प्रतीकात्मक तौर पर वो पहले ही अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता था, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब कानून पर साइन करने के बाद राष्ट्रीय पक्षी माना जाएगा। यह कानून अमेरिकी संहिता में संशोधन करता है। अमेरिकी बाइसन राष्ट्रीय स्तनपाई, गुलाब राष्ट्रीय फूल और ओक राष्ट्रीय वृक्ष, यानी अमेरिका का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो ओक है, राष्ट्रीय फूल गुलाब है और राष्ट्रीय स्तनपाई अमेरिकी बाइसन है।
उसके अलावा अब एक राष्ट्रीय पक्षी भी कानूनी रूप से बाल्ड ईगल हो गया है, उसकी स्थिति को मान्यता प्रदान कर दी गई है। इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है हेलियाएटस ल्यूकोस्टेफालस। हेलियालेटस ल्यूकोस्टेफालस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर हम इसके प्राकृतिक आवास की बात करें तो प्राकृतिक सीमा उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भाग को कवर करती है, जिसमें अधिकांश कनाडा, संपूर्ण महाद्वीपीय अमेरिका तथा उत्तरी मेक्सिको शामिल हो जाते हैं। यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला एकमात्र समुद्री ईगल है। इसकी सामान्य विशेषताओं की बात करें तो सामान्य विशेषताएं इस प्रकार से है कि इसका औसत जीवन काल 20 से 30 वर्ष का होता है। ऊंचे पेड़ों के शीर्ष पर अपना घोंसला ये बनाते हैं ताकि अंडे सुरक्षित रहें। मादा बार्ड ईगल नर की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है, यानी जो मादाओं का आकार होता है वो नर की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। तो ये सामान्य जानकारी हमने इसके बारे में हासिल करी। अगर हम इसकी भोजन पद्धति के बारे में जाने तो भोजन पद्धति इसकी इस प्रकार से है कि जीवित मछलियों के अतिरिक्त अन्य पक्षियों जैसे छोटे स्तनधारियों, सांपों, कछुओं के साथ केकड़ों का भी शिकार करते हैं और साथ ही आसानी से सड़ा हुआ मांस यानी मृत जानवरों का सड़े हुए मांस को भी ये खाते हैं। अगर हम इसकी सुरक्षा की स्थिति या कंजर्वेशन स्टेटस को देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में इसको कम चिंतनीय यानी लीस्ट कंसर्न के रूप में इसको दर्जा प्रदान किया गया है। इसको स्टेटस प्रदान किया गया है लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंतनीय दर्जा इसको प्रदान किया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर हमारी हाल ही में 25 दिसंबर को जो आंकड़ा हमारे सामने आता है उससे जुड़ी हुई है। और 25 दिसंबर 2024 को भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट रहा, जो मेघालय में स्थित है। तो अपने आप ही आश्चर्यजनक है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली NCR के क्षेत्र में पड़ने वाले शहर ही और खासतौर से दिल्ली लगातार प्रदूषण के स्तर पर पूरे भारत में नंबर 1 बना हुआ है। बर्निहाट जैसे स्थान पर इतने बड़े स्तर पर प्रदूषण होना अपने आप में एक आश्चर्यजनक स्थिति को प्रकट करता है और इसलिए हमने इस खबर को चुना है। तो हम स्टेटस भी देखेंगे कि किन मानकों के आधार पर इसको चुना जाता है, सबसे प्रदूषित शहर का निर्धारण किया जाता है। तो बर्निहाट देश का सबसे प्रदूषित शहर बना है। कब बना है? 25 दिसंबर को। और देश के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में इसको कैटेगराइज किया गया है, इसको वर्गीकृत किया गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर 365 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उपस्थित करता है। दिल्ली से भी अधिक प्रदूषित रहा है बर्निहाट। दूसरे स्थान पर दिल्ली ही रहा है, जहां पर 25 दिसंबर को AQI 336 दर्ज किया गया था, लेकिन 365 नंबर के साथ 365 सूचकांक के साथ बर्निहाट नंबर 1 पर रहा। 24 दिसंबर को दिल्ली में AQI 369 था, जो बेहद खराब स्थिति को प्रकट करता है और दिल्ली का प्रदूषण अभी भी बेहद खराब रैंक में बना हुआ है। ये सामान्य बात हुई। सबसे साफ हवा कहाँ की मानी गई है? आइजोल की मानी गई है, क्योंकि यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक 24 दर्ज किया गया और सबसे साफ हवा यहां की रही है। बर्निहाट में 15 गुना अधिक प्रदूषण रहा आइजोल के मुकाबले। तो आइजोल का अगर मुकाबला करेंगे बर्निहाट से तो वहां पर बर्निहाट में 15 गुना अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया। अगर स्वच्छ वायु गुणवत्ता वाले शहरों की बात करें तो आइजोल, हुबली, पुदुचेरी, ऋषिकेश जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही है। देश के कुल 22 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से या इससे कम रहा, जो बेहतर श्रेणी में आते हैं। तो यहां आपने कई शब्द देखे होंगे, बेहतर देखा है, संतोषजनक देखा है, बहुत खराब देखा है। तो ये किस आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, इसको भी एक बार देख लेते हैं, इसकी रैंकिंग को ठीक तरीके से समझने के लिए। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति पर अगर आप नजर डालेंगे, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक हो तो हवा को साफ माना जाता है, तो हवा साफ श्रेणी में रखी जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 51 से 100 की श्रेणी में हो तो उसको संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी शहर का 101 से 200 के बीच में स्थित हो, 200 तक हो, तो उसको मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। अगर 201 से लेकर के 300 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तो उसको खराब श्रेणी में रखा जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 301 से 400 तक है तो उसे बेहद खराब श्रेणी में रखा जाता है। और 401 से 500 अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक है तो ऐसे शहरों को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है, सीवियर श्रेणी में रखा जाता है, और जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक नुकसान जैसी स्थितियों को प्रकट करता है। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से यानी वायु गुणवत्ता
सूचकांक को निर्धारित करते हुए हम किस गैस की बात करते हैं, किन गैसों की सांद्रता के आधार पर, किन प्रदूषकों की सांद्रता के आधार पर एयर क्वालिटी का निर्धारण करते हैं, इस पर हमने पहले विस्तार से बात की हुई है एनवायरमेंट के प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम को आप जरूर देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि किन प्रदूषकों के आधार पर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपने ये मानक समझ लिया। चलिए अब अगली खबर पर बात करते हैं, जो हमारी भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से जुड़ी हुई है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है, वहां पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया गया है। 1987 से ही भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा इसको द्विवार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि 1987 से लेकर और वर्ष 2023 तक इसे लगातार द्विवार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। यानी इससे पहले ये रिपोर्ट 2021 में आई थी, उससे पहले वर्ष 2019 में आई थी, और अगली जो रिपोर्ट आएगी वो वर्ष 2025 में आएगी। तो द्विवार्षिक आधार पर, बाई एनुअल आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट का जो पूरा नाम है वो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य यही है कि देश के सामने वनों की स्थिति के बारे में, वृक्षावरण के बारे में, वनारोपण के बारे में सामान्य स्थितियों को प्रकट किया जाए कि हमारे देश में वनाच्छादन कितना है और हमें कितना करने की जरूरत है। हमारा जो लक्ष्य तय किया हुआ है हमने कि 33% हमारी भूमि वनाच्छादित होनी चाहिए, ताकि हम जलवायु परिवर्तन के साथ एक सामंजस्य स्थापित कर सके, या आप ये कह सकते हैं कि पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए हम आर्थिक विकास करें। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी जो भूमि है वो 33% वनाच्छादित होनी चाहिए। हमने लक्ष्य तय किया हुआ है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम किस प्रकार से बढ़े हैं तो कितना बढ़े हैं और कितना हमें सुधार करने की आवश्यकता है, उन सारे आंकड़ों को ये प्रस्तुत करती है। और इन आंकड़ों को जुटाने में हम सैटेलाइट आंकड़ों का भी प्रयोग करते हैं। सैटेलाइट की मदद से भी आंकड़े जुटाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा फील्ड आधारित जो राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री है उसके माध्यम से भी आंकड़े जुटाए जाते हैं, जो वन और वृक्ष संसाधनों का गहन रूप से आकलन करते हैं। अब इस रिपोर्ट पर सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। अभी आपको बताया था कि ये रिपोर्ट शुरू हुई और द्विवार्षिक आधार पर ये रिपोर्ट जारी होती है। तो ये रिपोर्ट नंबर कौन सी है? 18वीं रिपोर्ट है। और रिपोर्ट में वनावरण, वृक्ष आवरण, कच्छ वनस्पति आवरण, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनाग्नि यानी वनों में लगने वाली आग की घटनाएं, कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री आदि विषयों पर जानकारी शामिल की गई है। भारत के देश के कुल वन और वृक्ष आवरण का जो क्षेत्रफल है वो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना बैठता है? 25.17% बैठता है। 25.17% बैठता है। अगर हम वनावरण की बात करें तो वनावरण का जो क्षेत्रफल है वो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के क्षेत्रफल का 21.76% बैठता है। और जो वृक्ष आवरण है वो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर बैठता है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 3.41% बैठता है। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक वनावरण और एक वृक्ष आवरण। इसमें अंतर किस प्रकार से है? भारतीय वन सर्वेक्षण वन क्षेत्र को 10% से अधिक वृक्ष क्षेत्र घनत्व वाली भूमि के रूप में परिभाषित करता है और कम से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र को ये कवर करता है। यानी अगर कम से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 10%, वन क्षेत्र को 10% से अधिक वृक्ष क्षेत्र घनत्व वाली भूमि अगर विद्यमान है तो वो वनावरण के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार से वृक्ष आवरण में क्या होता है? FSI यानी भारतीय वन सर्वेक्षण वनों के बाहर के पेड़ों को वृक्ष आवरण, जो वनों में पेड़ स्थित नहीं है, वनों के बाहर जो वृक्ष आवरण है उसमें इसको गिना जाता है। और यदि वे 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में फैले हैं और यदि वे आरक्षित वन क्षेत्रों से बाहर है, यानी जो रिजर्व फॉरेस्ट है उससे बाहर के क्षेत्र में है, तो उसे वृक्ष आवरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर हम इसके राष्ट्रीय योगदान लक्ष्य की बात करें तो वर्तमान में एक कार्बन स्टॉक भी अभिव्यक्त किया गया है कि भारत का जो वर्तमान में कार्बन स्टॉक है, यानी जो कार्बन सिंक के रूप में वनों द्वारा कार्बन को सिंक किया जाता है, उसकी वैल्यू कितनी है? वो 30.43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य है। आप कार्बन स्टॉक के रूप में जानते होंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस, एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और वन जो है वो प्रमुख कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। जब हम कार्बन सिंक की बात करते हैं तो उसमें अन्य ग्रीन हाउस गैसेस भी आ जाते हैं, जैसे
मीथेन भी आ जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आ जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आ जाती है, और उन सब की वैल्यू को कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट घोषित किया जाता है, मापा जाता है। तो अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की टन में वैल्यू निकाल ली और उसी प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की कार्बन के संदर्भ में कार्बन के समतुल्य अगर हम उसके माप को निर्धारण कर लेते हैं, तो उसी से हम एक वैल्यू प्राप्त करते हैं कि भारत के जो वनारोपण है, भारत के जो वन है, वो 30.43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य चीजों को सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं। यानी एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को संतुलित करने में, प्रतिसंतुलित करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इससे हमें पता चलता है। अगर हम वृद्धि के आंकड़ों की बात करें वर्ष 2021 की तुलना में, तो जो कुल वृद्धि हमें देखने को मिलती है वनारोपण के अंतर्गत, या आप कह सकते हैं वनों के अंतर्गत, तो कुल वृद्धि हमें देखने को मिलती है 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। और इस 1445 वर्ग किलोमीटर की अगर वृद्धि को हम देखें, तो वनावरण के अंतर्गत 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में 156 वर्ग किलोमीटर वनारोपण में वृद्धि हुई है। और इसी प्रकार से वृक्ष आवरण में जो वृद्धि है वो 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वर्ष 2021 की तुलना में। वनावरण के प्रतिशत के आधार पर अगर आप विशेष राज्यों की बात करें, तो भारत में 33% से अधिक वनावरण वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 19 है। इसी प्रकार से 75% से अधिक वनावरण वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। और इन 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल है जहां पर 75% से अधिक वनावरण आपको देखने को मिलेगा? ये राज्य है मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ये आपने ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लिए। इसके अलावा अगर आप फॉरेस्ट कवर की, वन क्षेत्र की बात करें, वनों के आवरण की बात करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेस्ट कवर में जो टॉप के 3 स्टेट हैं, टॉप के 3 राज्य हैं, वो कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। ये टॉप के 3 राज्य हैं। इसी के अलावा अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें कि भारत में फॉरेस्ट कवर के हिसाब से, फॉरेस्ट कवर को ध्यान में रखते हो, भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं प्रतिशत के हिसाब से, तो लक्षद्वीप का 91.33% हिस्सा फॉरेस्ट कवर का है। इसी प्रकार से मिजोरम का 85.34% हिस्सा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 81.62% हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट कवर से संबंधित है। ये रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर हम किसी भी प्रकार के भविष्य में पॉलिसी का निर्माण करना चाहते हैं, पॉलिसी निर्मित करना चाहते हैं, तो हमारे पास सही आंकड़े होने चाहिए फॉरेस्ट कवर से संबंधित, वनारोपण से संबंधित, वृक्ष कवर से संबंधित, वृक्ष आवरण से संबंधित। तो पॉलिसी निर्माताओं के लिए, योजनाकारों के लिए, अनुसंधान संस्थानों के लिए, राज्य के वन विभागों के लिए, विकास एजेंसियों के लिए, शिक्षाविदों, सिविल सोसाइटी और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में रुचि रखने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए ये रिपोर्ट बेहद ज्यादा उपयोगी है। इसके आधार पर वो अपने निर्णयों को ले सकते हैं। वन संसाधनों को संरक्षित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अगर आप किसी प्रकार का भविष्य का को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहते हैं, तो इसी रिपोर्ट के आधार पर आप ले सकते हैं और अपने भविष्य की गतिविधियों को तय कर सकते हैं। इसलिए वन संसाधनों को संरक्षित रखने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में होने वाली है। अगर भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 की बात करें, तो देश के 33% यानी 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन एवं वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी बात हमने अभी पहले की थी। अब एक एक प्रश्न है। लायन टेल्ड मॉकॉक को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किस अनुसूची में रखा गया है? आपके ऑप्शन है अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्राजील, कनाडा, मेक्सिको या संयुक्त राज्य अमेरिका? आपका तीसरा प्रश्न है, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में किस श्रेणी में हवा संतोषजनक मानी जाती है? आपके ऑप्शन है एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50, 51 से 100, 101 से 200 या 201 से 300। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वन एवं वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शन है 20%, 25%, 33% या 40%। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं।
फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।